y2 माइनस y1 जो आप लोगों ने अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर हम इस चीज को x, तो वो भी तो सही होगा, चेंज इन x। तो हम लोग यहाँ पे डेल्टा y डेल्टा x लिख रहे हैं, और एक्चुअली में डिफरेंशिएशन भी वही दिखाता है जो हम लोग यहाँ पे dy बाई dx लिख रहे हैं। तो हम डेल्टा y बाई डेल्टा, जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो dy बाई dx भी लिख सकते हैं, जहाँ पे d आपका डेल्टा नहीं दिखा रहा है, d इज डिफरेंशिएशन, लेकिन वो भी आपका रेट ऑफ चेंज की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो आप डेल्टा दिखाते हैं तो भी आप रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं, और जब आप डी दिखाते हैं तो भी आप रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं। लेकिन आप हर डेल्टा को, यानी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को हमेशा डी वाई बाय डी एक्स लिख पाए, जरूरी नहीं है। क्यों? हमेशा डी वाई बाय डी एक्स हम नहीं लिख सकते। डी वाई बाय डी एक्स आपका जो चेंज है वो केवल कौन सा चेंज दिखाता है? वो आपका केवल कॉन्टिन्यूअस चेंज कैप्चर करता है, और ये आपका डिस्क्रीट चेंज है। अब डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस चेंज में हम लोग क्या समझने की कोशिश, दोनों भी एक तरह के चेंज है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ही हम कैप्चर कर रहे हैं। बट कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट में फर्क क्या है? आप लोगों ने जब फर्स्ट ईयर में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हो, तो आप लोगों ने जब आप लोग टैली मार्क्स वाला टेबल बनाते हैं, इंटरवल्स लिखते हैं, तो आप लोगों ने दो तरह की सीरीज पढ़ी होंगी। जैसे मान लीजिए 0 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, एक ऐसी हो सकती है। और दूसरी अगर हम इसी को दूसरे वे में लिखें तो ऐसा हो सकता है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड सो ऑन। आप लोग ने दोनों लिख ली है सीरीज इस तरह की, जब आप लोग इंटरवल्स। तो ये जो आपकी पहली वाली सीरीज है, ये आपकी है, और ये आपकी कॉन्टिन्यूअस कहलाती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है समझिए, केवल मैथमेटिकल डिफरेंस नहीं है, कुछ उसके पीछे का लॉजिक भी है जो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जब आप यहाँ पे पहले वाले को देखते हैं, इधर वालों को, आप यहाँ पे पहला इंटरवल क्या ले रहे हैं? 0 से 5। ठीक है, आप कहेंगे 5 तो हमने ले लिया, अब हमें नेक्स्ट 6 to 10 लेना चाहिए। ठीक है, आपने ले लिया, फिर आपने 11 to 15 ले लिया। बट जब आपने 5 फर्स्ट वाले से जब आप दूसरे वाले पे आए, हो सकता है कोई एक ऐसा ऑब्जर्वेशन हो जो ना तो 0 से 5 के बीच में लाया करता हो, ना ही वो 6 से 10 के बीच में करता हो, बल्कि वो 5 से 6 के बीच में करता हो। तो आपने यहाँ पे 5 तक लिया, यहाँ पे आपने 6 दिया, तो 5.1, 5.2 एंड सो ऑन, ये आपने छोड़ दिया। जो आपके 5 से 6 के बीच में आना था वो तो आपने नहीं कहीं कैप्चर किया। आपने क्यों नहीं कैप्चर किया? क्योंकि आपको लगा कि ये सीरीज डिस्क्रीट है तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। डिस्क्रीट का मतलब है कि जो चेंज है वो एग्जैक्ट एक्यूरेट होगा, और हमें पता होगा कि या तो वो चेंज इस सीरीज में ही है, या तो वो चेंज इस सीरीज में ही है, या तो वो चेंज आने वाले सीरीज में, तभी डिस्क्रीट सीरीज बनाई है। बट अगर आपका डेटा सेट ऐसा नहीं है कि आपका डिस्क्रीट हो सीरीज, बल्कि ऐसा चेंज है जो कंटिन्यूअस है, तो फिर आप इस तरह की सीरीज नहीं ले सकते, आपको इस तरह की सीरीज लेनी होगी। कर रहे हैं, लेकिन बाद कुछ हो रहा है और 6 के बीच में होता, तो आप इसलिए 5 के बाद 5 ले रहे हैं, 6 नहीं ले रहे हैं। आप 5 जो आपने छोड़ा है वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, 5 to 10 कर रहे हैं। आपने छोड़ा है तो आप 10 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, 10 to 15। तो दोनों में ये तो मैथमेटिकल मीनिंग हो गई कि हाँ ये मतलब होता है। वैसे अगर हम आपसे कहें कि क्या मतलब होता है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस चेंजेस का, तो उसका क्या मतलब होता है?
वो एक डिफरेंट एनालिसिस है। कोई बताएगा किस होता है, हमें मैथमेटिकल साइंस में नहीं कोई चीज हम पूछ रहे हैं आपसे, कोई चेंज होने वाला पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि कब हम किसी चेंज को डिस्क्रीट बोलते हैं और कब हम किसी चेंज को कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। चेंज तो दोनों ही है, मतलब दोनों ही बता रहा है कि चेंज हो रहे हैं, कुछ बदल रहा है। तो हम डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस ये दो सेग्रीगेशंस कैसे कर देते हैं? आप लोगों ने ये सीरीज बनाई होगी, कभी पढ़ा होगा, तो उसके पीछे का कुछ लॉजिक पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। अगर हम आपसे बस एक जनरल पूछते हैं कि दोनों सीरीज या सीरीज भी छोड़ दीजिए, बस डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस होता क्या है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस? अच्छा ठीक है, डिस्क्रीट मीन्स इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट। पर अगर हम ये कह रहे हैं कि हम एक एक चेन की बात कर रहे हैं और वो चेंज डिस्क्रीट भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, तो हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? सेप अगर आप लोग की डेफिनेशन पे हम लें तो डिस्क्रीट का मतलब सेपरेट है, ठीक है। तो अगर हम चेंज कह रहे हैं तो, और हम कहते हैं डिस्क्रीट चेंज है, व्हाट इज सेपरेट चेंज फिर? और अगर आप कॉन्टिन्यूअस चेंज कह रहे हैं तो फिर वो क्या है? जो हर ग्रुप में फॉल करेगा तो फिर वो किसी ग्रुप का भी कैसे होगा? चलिए हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि आप लोग हम एक किसी क्लासरूम में, हम लोग उसमें बैठे हैं, हम लोग कुछ बात करते हैं कि एक हम आपसे पूछते हैं। हाँ सत्यम, कॉन्टिन्यूअस चेंज मीन्स दैट हैपेंस विदाउट स्टॉपिंग। आप लोग की डेफिनेशन सही है, उस चीज को हम लोग अपने लेकर आते हैं जो हम लोग यहाँ पे सीरीज की बात कर रहे थे, और हम तब उनको मीनिंग समझाते हैं कि एक्चुअली में डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस चेंज की बात कर रहे होते हैं तो दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। हमने कह दिया कि ठीक है, ये वाली जो पहली वाली सीरीज है दिस इज डिस्क्रीट और ये कॉन्टिन्यूअस है। तो हमने आप लोग को एक लूप होल बताया कि पहली वाली सीरीज में क्या नहीं है जो दूसरी वाली सीरीज कैप्चर कर ले रही है, मतलब इस तरह की चीजें अगर हैं तो वो दूसरी वाली सीरीज में आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर 0 से 5 के बीच में कोई चेंज हो रहा है तो कैसा होगा कि मतलब आपको पता है कि कोई चीज अगर 0 से 5 के बीच में है तो 1 2 3 4 5 कुछ भी होगी तो आप 0 से 5 के बीच में डाल देंगे। मान लीजिए हम पहले इस वाले की बात कर रहे हैं, डिस्क्रीट वाले की। फिर आपने कहा कि अगर 6 to 10 के बीच में है तो आपने आपको पता है कि 6 to 10 के बीच में है तो आप डाल देंगे उसको। बट आपने छोड़ा क्या है? आपने 5 से 6 का विंडो छोड़ा है, या आपने 10 से 11 का विंडो छोड़ा है, इस तरीके से आगे आप छोड़ रहे हैं। तो 5 से 6 के बीच में जो होने वाला चेंज है वो कितना ही हो जाएगा, बट वो 1 से कम होगा, मतलब वो बहुत ही छोटा सा चेंज होगा। 5 हमने यहाँ पे देखिए लिखा है 5.1 5.2 5.3, मतलब वो बहुत ही छोटा चेंज है जिसका विंडो आप छोड़ रहे हैं डिस्क्रीट की सीरीज में। लेकिन कॉन्टिन्यूअस जब आप सीरीज बना रहे हैं तो वो चीज नहीं छूट रही है, आप वो छोटे चेंज को भी कैप्चर कर लेंगे अगर होता है उस तरह का कोई चेंज तो वही मतलब है डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस का। मान लीजिए हम लोग किसी क्लासरूम में बैठे हैं, मैंने आप लोगों से पूछा कि इस क्लास में कितने बच्चे हैं। हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जितने बच्चों को आना था आ चुके हैं। तो आप लोग काउंट करेगा, मुझे बता बच्चे हैं। जैसे अभी मान लीजिए क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, तो हाँ आप लोग कहेंगे कि 35 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। तो ये जो आप मुझे नंबर देंगे, इसमें अगर कोई भी चेंज हुआ, मान लीजिए कोई बच्चा और आ गया, एक और बच्चा आ गया,
तो आप कह देंगे चेंज 1 का हुआ, आप टोटल 36 स्टूडेंट्स हो गए। या मान लीजिए 2 बच्चे चले गए 35 में से, तो आप कहेंगे कि 33 स्टूडेंट्स हो गए। तो ये जो चेंज है, ये एकदम जो आपने लिखा ना सेपरेट है, डिस्टिंक्ट है। तो ये चेंज एकदम आपको दिख रहा है, या प्लस पूरा 1 से चेंज हो रहा है, या तो आपका 2 से कम हो रहा है। आपको पता है कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं या घटते हैं, आप मुझे तुरंत बता देंगे। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम ये सोच के चलें कि हमने आपको क्लास जब स्टार्ट हुई थी, मान लीजिए जब 9:30 पे क्लास स्टार्ट हुई थी, और हमने कह दिया कि जितने बच्चों को इन होना था वो हो चुके हैं, अब हम किसी को इन नहीं करेंगे, सपोज करिए। तो हमने कहा कि मान लीजिए उस समय 35 स्टूडेंट्स थे, तो हमने आपसे पूछा उस समय कितने स्टूडेंट्स है, आप लोगों ने बोला 35 है। अब जब क्लास खत्म होगी, ऐसा नहीं कि ये 35 ऑटोमेटिकली चेंज होके 50 हो जाएगा या कम हो जाएगा। ऑटोमेटिकली तो नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल बच्चे क्लास से बाहर जाए या बच्चे क्लास के अंदर आए। तो हमने आपसे अगर 9:30 पे पूछा था कि क्लास में कितने बच्चे हैं, और मान लीजिए कोई भी बच्चा अंदर नहीं आया या बाहर नहीं गया, तो क्लास खत्म होने के बाद भी 35 स्टूडेंट्स ही रहेंगे। हम ये नहीं अश्योर कर रहे कि तो वो डिपेंड करेगा, वो चेंज आप कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्ट एक्यूरेट नंबर्स में। ऐसा नहीं है कि वो एक ऐसा चेंज है जो हुआ ही जा रहा है और आप कैप्चर नहीं कर सकते उसको। तो डिस्क्रीट जब हम लोग बात करते हैं, तो डिस्क्रीट का मतलब होता है, ऐसे मान लीजिए डिस्क्रीट चेंज की बात कर रहे हैं, तो ऐसा चेंज जो आपका कैलकुलेबल है, आप उसे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कॉन्टिन्यूसली चेंज नहीं हो रहा, वो किसी टाइम पीरियड में चेंज हो रहा है, फिक्स टाइम पीरियड में चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने मान लीजिए कि ये कह दिया कि 1 साल में मान लीजिए आपके क्लास में इतने एडमिशन्स हो गए, तो एडमिशन विंडो क्लोज हो गई। अब आप इस साल के लिए आपके यहाँ पर जितने बच्चे हैं उतने ही बच्चे रहेंगे क्लास में। तो मान लीजिए 2021 में आप लोग की क्लास में जितने बच्चों ने एडमिशन लिया, मान लीजिए 100 बच्चों ने एडमिशन लिया, तो ये पूरा 2021 के लिए तो 100 ही रहेगा, उस दौरान तो ये नहीं चेंज होगा। ये चेंज कब होगा, जब नेक्स्ट ईयर मान लीजिए फिर से फ्रेश एडमिशन होते हैं और आप लोग प्रमोट हो जाते हैं और इस क्लास में दूसरे बच्चे आ जाते हैं, तो वहां पर फिर हो सकता है 110 स्टूडेंट्स हो गए हो सपोज करिए। तो लेकिन ये जो 1 साल का विंडो है, इसमें ये वैल्यू फिक्स्ड है। हमें पता है कि ये वैल्यू चेंज होगी तो नेक्स्ट ईयर ही होगी। तो अगर हम 2020 से लेके 21 एक सीरीज बनाए, तो हम उसके आगे लिख सकते हैं 100, अगर हम स्टूडेंट्स के बारे में कुछ लिख रहे हैं। फिर हम 2021 से 22 बनाए, तो उसके आगे हम लिख सकते हैं 110। तो जब हम किसी ऐसे चेंज की बात कर रहे हैं जो किसी टाइम पीरियड में फिक्स्ड है, किसी टाइम पीरियड में मतलब वो आप जो भी टाइम पीरियड ले रहे हैं एनालिसिस के दौरान, मतलब उसमें उसका चेंज फिक्स है, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। तो आप कहते हैं कि इस तरह का चेंज डिस्क्रीट है, जिसको आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये चेंज इतने टाइम के बाद ही होगा, फिर कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब वही बात अगर हम आपसे कहें कि कॉन्टिन्यूअस चेंज क्या है, तो इस पूरे वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दैट आर कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग। हम लोग क्लास कर रहे हैं, मैंने आपसे पूछा कि आपकी एग्जैक्ट एज क्या है, ठीक है, एग्जैक्ट एज पूछिए, ईयर नहीं पूछा है। तो आप मुझे अगर आपसे ईयर पूछेंगे तो कोई कह देगा कि हम 20 साल के हैं, कोई कह देगा हम 21 साल के हैं। बट अगर मैंने आपसे एग्जैक्ट एज पूछी है, तो मतलब मुझे ईयर, मंथ, डे, आवर सब कुछ चाहिए। तो आप कहेंगे मान लीजिए 21 साल, 5 महीने, 10 दिन, 2 घंटे, सम सेकंड्स, फिर सम माइक्रो सेकंड्स। तो ये क्या है, मेरे पूछने में और आपके बताने में अगर मुझे एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट चाहिए, मतलब सेकंड्स के भी नीचे मुझे नैनो सेकंड्स में भी आपका वो चाहिए, तो द मोमेंट हम आपसे पूछते हैं और आप मुझे रिस्पॉन्ड करते हो, उनमें भी आपकी एज चेंज हो रही है, चाहे वो एक माइन्यूट सेकंड से ही चेंज हो रही हो, पर वो चेंज हो रही है। तो हम लोग ऐसे बहुत सारी चीजों की बात करते हैं इस वर्ल्ड में जो कॉन्टिन्यूसली चेंज, तो उस छोटे वो, और वो चेंज अगर कॉन्टिन्यूस है तो हो सकता है वो चेंज बहुत छोटा हो। लाइक मैंने आपसे अगर एज का कहा कि एज आपकी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, आप कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, तो वो कॉन्टिन्यूसली आप बहुत तेज स्पीड से तो नहीं ग्रो कर रहे हैं। आप ये तो नहीं पहले 21 साल के थे, दूसरे घंटे आप 22 साल के हो गए, वो चेंज तो 1 साल का होगा। बट थोड़ा थोड़ा आपकी एज में चेंज कॉन्टिन्यूसली हुआ जा रहा है, हर मोमेंट हो रहा है। तो वो क्या है, वो बहुत ही मिनी चेंज है।
बट अगर हम उसे कैप्चर करना चाहें तो हम उसे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स से कैप्चर नहीं कर सकते, हम उसे डी वाई बाय डी एक्स से कैप्चर कर सकते हैं। इसलिए हम लोग जब डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, इन दोनों में अब डिफरेंस क्या है, ये आपका डिस्क्रीट चेंज ही कैप्चर कर सकता है। बट जब आप किसी ऐसे चेंज की बात कर रहे हैं जो कि कॉन्टिन्यूअस नेचर का है, तो आप डिफरेंशिएशन का टूल यूज करेंगे, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन है वो वेरिएबल्स में होने वाले छोटे से छोटे चेंज को कैप्चर करता है। ठीक है, इनफाइनाइट जो है कोई चेंज हो रहा है, इन्फिनिटेसिमल चेंज होता है जो बहुत ही छोटा सा चेंज होता है, वो भी आपका डिफरेंशिएशन की टेक्निक कैप्चर करती है। सो डिफरेंशिएशन इज नॉट जस्ट अ प्रोसेस कि वो रेट ऑफ चेंज को कैप्चर करे, वो एक ऐसा प्रोसेस है जो छोटे से छोटा जो चेंज होगा उसको भी कैप्चर कर सकता है। हमेशा आपका कॉन्टिन्यूअस चेंज छोटा हो ये जरूरी नहीं है। हमने आप लोग को एक एग्जांपल दिया, आप लोग अपने दिमाग में और भी एग्जांपल्स अज्यूम कर सकते हैं जो कि हो सकता है कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहे हो, बट वो अलग बातें हैं। जैसे मान लीजिए कभी आप लोग कोई मान लीजिए यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, और वो वीडियो ट्रेंड कर रहा है सपोज करिए, तो आपने द मोमेंट जब आपने वीडियो स्टार्ट किया था देखना, तो आपने देखा कि अच्छा इस वीडियो के इतने व्यूज हो गए, तो आपने मान लीजिए अपने किसी फ्रेंड को बताया कि इसके तो इस वीडियो के तो इतने व्यूज हैं। जब आपके फ्रेंड ने जब तक खोल के देखा उसके व्यूज बढ़ चुके होंगे, क्योंकि हो सकता है क्योंकि वो वीडियो ट्रेंड कर रहा है तो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, तो वो व्यूज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं, और एक बार में बहुत सारा ज्यादा लोग उसको व्यू कर रहे हैं, तो आपके बताने में और दूसरे वाले के देखने में ही उसके व्यूज बहुत ज्यादा बढ़ चुके होंगे मे बी। तो दिस इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूस चेंज, और बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, तो आप उसको कैप्चर नहीं कर सकते, आपको कोई टेक्निक अडॉप्ट करनी पड़ेगी कैप्चर करने के लिए। तो मतलब समझिए डिफरेंशिएशन की जब हम लोग बात करते हैं तो वो सिर्फ चेंज नहीं कैप्चर कर रहा, वो कॉन्टिन्यूस चेंज कैप्चर कर रहा है। इसलिए मैंने आप लोग को ये दोनों सीरीज यहाँ पर डिस्कस किया था। ये दोनों में डिफरेंस क्या आप समझ लीजिए। आप लोग हम लोग जब लिखते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज है या कॉन्टिन्यूस सीरीज है, तो बस लिखने के लिए नहीं लिखते हैं। सीरीज कहाँ से बनाते हैं, आपको कोई डेटा सेट दिया होता है, आप उसमें से वो सीरीज बनाते हैं, ठीक है। तो वो डेटा सेट किसी नेचर का होता है, हाइट वेट एज कुछ होता है जो आपको दिया होता है क्वेश्चन में, और आप उसके हिसाब से वो रेंज बनाते हैं इंटरवल्स की। तो आप लोग पीछे का लॉजिक लगाते हैं कि आपको कब डिस्क्रीट सीरीज की जरूरत है और आपको कब कॉन्टिन्यूस सीरीज की जरूरत है, एंड अकॉर्डिंगली आप जो है सीरीज को बनाते हैं। तो उसके पीछे का लॉजिक है, आप लोग समझिए कि कॉन्टिन्यूस चेंज क्या होता है और डिस्क्रीट चेंज क्या होता है, और हम क्यों कहते हैं कि कॉन्टिन्यूस चेंज जो होता है वो यूजुअली बहुत छोटा चेंज भी होगा, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि कॉन्टिन्यूसली हमेशा बहुत तेज स्पीड से चेंज हो रहा होगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि टाइम के साथ चीजें बदल रही हैं, चीजें बदल जाती है और हमें पता नहीं चलता है। क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे बदल रही हैं। आप कहते हैं कि सामने देखते देखते कोई पर्सन, आपके घर का कोई बच्चा बहुत बड़ा हो गया, तो आपको क्यों नहीं पता चला कि वो कब बढ़ गया था, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। चेंज उसमें कॉन्टिन्यूसली हो रहा था बट आपको पता नहीं चला, बिकॉज वो चेंज स्लो एंड स्टडी हो रहा था। तो इस तरह के जो कॉन्टिन्यूस चेंजेस होते हैं उनको आपका जो डिफरेंशिएशन का टूल है वो कैप्चर करता है। तो हम लोग जब वेरिएबल्स में होने वाले चेंज की बात करते हैं और डिफरेंशिएशन की टेक्निक अडॉप्ट करने की बात करते हैं, तो हम लोग इस तरह के वेरिएबल्स के साथ डील कर रहे होते हैं। हम लोग बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम करते हैं कि जो वेरिएबल्स के साथ हम डील कर रहे हैं दे आर कॉन्टिन्यूस इन नेचर, मतलब कि अगर उसमें छोटे से छोटा भी कोई चेंज हुआ तो डिफरेंशिएशन की टेक्निक उसको कैप्चर कर लेगी। ठीक है, अब ये है कि हम लोग ने जो डिफरेंशिएशन अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मैंने आप लोग से बार बार कहा कि इसमें हम लोग सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं, मान लीजिए एक्स। तो अब ये हमने फंक्शनल फॉर्म लिखा है। जब हम लोग इसको इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमें फंक्शन का तो डिफरेंशिएशन करना नहीं है, हमें कोई इक्वेशन दिया होगा, तो वो इक्वेशन कैसा भी हो सकता है, लेकिन उसमें वेरिएबल सिर्फ एक होना चाहिए। मतलब कि वो इक्वेशन आपका क्यूबिक इक्वेशन हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, या लीनियर इक्वेशन भी हो सकता है, बट उसमें आपका वेरिएबल जो है सिर्फ एक होना चाहिए। मान लीजिए आपका कोई क्यूबिक इक्वेशन है, तो हो सकता है वो ऐसा हो, क्यूब प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 10, हो सकता है ऐसा हो। लेकिन फिर उसमें देखिए राइट साइड पे आपका सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, तो आप इसको डिफरेंशिएशन के टूल से ही सॉल्व करेंगे, यानी dy बाय dx के थ्रू ही आप इसको सॉल्व करेंगे जब आपको डिफरेंशिएशन निकालना हो। द मोमेंट अगर इसमें कोई और एक वेरिएबल आ जाता है राइट साइड पे, तो हम डिफरेंशिएशन नहीं लगाते हैं, तब हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाते हैं, आंशिक अवकलन लगाते हैं। वो थर्ड यूनिट में, हम लोग थर्ड यूनिट में डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि डिफरेंशिएशन
करते कैसे हैं। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, बट डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। एक बहुत ही डिफरेंशिएशन का जो टेक्निक है जो आप हर जगह अडॉप्ट करेंगे, वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। फिर आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स को डिस्कस कर लेंगे, तब हम लोग आगे मूव करेंगे। मान लीजिए जो आपका ये फंक्शनल फॉर्म है y इज द फंक्शन ऑफ x, ये आपका कुछ इस फॉर्म में दिया है। सपोज करिए कि y इज इक्वल टू 2x क्यूब, मान लीजिए बस यही है, ठीक है। और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो आपको पता है y आपका यहाँ पर आश्रित चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x आपका यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है। आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आप लिखेंगे dy बाई dx, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, जो भी आपका वेरिएबल है उसकी जो पावर है उससे ये पूरा फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2x क्यूब है, तो वेरिएबल आपका x है और x की पावर 3 है, तो ये पूरा फंक्शन 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 2x, और जो x की पावर है क्यूब उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर। तो हमेशा डिफरेंशिएशन में याद रखिए, जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं तो डिफरेंशिएशन में जो आपका वेरिएबल होता है उसकी पावर से आप क्या करेंगे, पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे या पूरे उस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो वेरिएबल है उसकी जो भी पावर है उसमें से 1 आप माइनस कर लेंगे। जैसे यहाँ पर x की पावर 3 थी तो हमने 3 में से 1 माइनस कर लिया तो x की पावर 2 हो गई। अगर x की पावर 2 होती तो हम उसमें से 1 माइनस कर लेते, x की पावर 1 हो जाती। और अगर x की पावर 1 होती तो भी हम 1 माइनस कर लेते तो x की पावर 0 हो जाती। तो x की जो भी पावर है उससे आप पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई भी करेंगे और x की पावर में से 1 माइनस करेंगे। ये बेसिक है डिफरेंशिएशन का, ये आपको हर जगह करना है, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। मान लीजिए हम कुछ इसको सिंपल फॉर्म में लिख दें कि y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, और इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो आप n से पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे, n इंटू एक्स, और n जो x की पावर है n उसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो ये का डिफरेंशिएशन है बेसिक फॉर्म में। तो हमेशा याद रखिए डिफरेंशिएशन में आप लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन में जो भी आपका टर्म है, जो भी आपका वेरिएबल है, उसकी जो पावर है उससे आप पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी पावर में से 1 माइनस करेंगे। ये सबसे बेसिक है। अब हम लोग इसमें आगे अलग अलग तरह के डेरिवेटिव्स डिस्कस करेंगे। तो अब जैसे मान लीजिए ये आपने आपका फंक्शन था और आपने डिफरेंस कर दी, ये आपको जो मिला इसको हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव या जिसको अवकलज कहते हैं, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को जो हमने किया ये आपका डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस, और जो आपने करके निकाला वो आपका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो बेसिक आप लोग ने समझ लिया। हम लोग कुछ डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे जिनको आपको याद रखना है। हम लोग आगे इसको जब यूज करेंगे क्वेश्चंस में तो हम लोग इसका यूज करेंगे कि कैसे इसको वर्क करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग इसमें पढ़ते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल। जिसमें हम लोग क्या कहते हैं कि मान लीजिए आपका कोई, अब ये तो देखिए जैसे मान एक सिंगल हमने लिया था कि y इज इक्वल टू 2x क्यूब, बट हो सकता है आपका जो इक्वेशन है वो ऐसा हो जैसे हमने ऊपर लिखा था। तो इस ऊपर वाले इक्वेशन में आपके टोटल कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, 3x क्यूब, 2x स्क्वायर, 4x, 10। यहाँ पे मैंने सबको प्लस से जोड़ा था, हो सकता है कुछ प्लस हो कुछ माइनस हो, कोई भी साइन हो सकता है बीच में। तो इस वाले इक्वेशन को अगर हम जनरल टर्मिनोलॉजी में लिखें, हम 3x क्यूब 2x स्क्वायर ना लिखना चाहें और हम ऐसे लिख दें y इज इक्वल टू यू प्लस वी माइनस डब्ल्यू, इस तरीके से अगर आपको दिया हो तो तब वहां पे डिफरेंशिएशन करने का क्या मतलब होता है, ये आपको पहला रूल बता रहा है। तो पहला रूल ये बता रहा है कि अगर आपका जो इक्वेशन है वो इसी फॉर्म का है जैसा हम लोगों ने लास्ट में भी डिस्कस किया, ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से अलग अलग टर्म्स में जुड़ा हुआ है और आपको उसको डिफरेंशिएट करना है। हमने यहाँ पे यूवीडब्ल्यू लिखा है, एक्चुअली में वो सब एक्स होंगे, ठीक है, या जो भी आपने वेरिएबल ले रखा है वो वही होंगे।
तो उस केस में डिफरेंशिएट करने का मतलब है आप हर टर्म को बारी बारी डिफरेंशिएट, साइन जो होगा वही लगता जाएगा। तो पहले आपने u को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, फिर v को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, दोनों के बीच में प्लस का साइन था तो हमने प्लस का साइन लगाया, फिर आप माइनस का साइन है तो माइनस dw बाई dx एंड सो ऑन। ये एक्चुअली में u v w नहीं है, ठीक है, मैंने बस सिंबॉलिकली लिखा है, तो कंफ्यूज मत करिएगा। तो जब आपका जो इक्वेशन है ऐसा दिया हुआ है, इसमें वेरिएबल तो सिर्फ एक ही है, जैसे यहाँ पर था, ठीक है, वेरिएबल सिर्फ x ही था, लेकिन कुछ क्यूबिक फॉर्म में था, कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म में था, और कुछ प्लस से जुड़ा हुआ था, कुछ माइनस से जुड़ा हुआ था। तो जब आप, अगर हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते dy बाई dx करते, तो क्या करते, पहले हम 3x क्यूब को करते विद रिस्पेक्ट टू x, फिर 2x स्क्वायर को करते, तो सबको हम अलग अलग डिफरेंशिएट करते, और हम जो आता हम लोग उसको अलग अलग प्लस और माइनस जो भी साइन लगा हुआ है बीच में वो करके हम लोग लिखते। तो ये आपका फर्स्ट रूल कहता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल, जिसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा आपका जो है वो है आपका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ये कि अगर फंक्शन है y, वो कुछ इस टाइप का जिसमें दो टर्म्स मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में जुड़े हुए हैं, u इंटू वी, दोनों हैं x का ही फॉर्म लेकिन मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में जुड़े हुए हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, जब आप यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, हम नीचे x ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये u भी केवल सिंबॉलिक है, एक्चुअली में ये x के ही फॉर्म में होंगे। तो इसका मतलब होता है y की जगह आप u एंड v भी लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y आपका u इंटू वी के बराबर है। तो इसका प्रोडक्ट रूल में डिफरेंशिएशन कैसे होता है, पहले आप u को एज इट इज लिख देंगे, जो भी आपका टर्म होगा u उसको एज इट इज लिख देंगे, इनटू आपका dv बाय dx यानी सेकेंड टर्म, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, v को एज इट इज लिख देंगे और u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि जब आपके दो वेरिएबल्स ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनके बीच में जो रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में सीधे से डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, आप ये फॉर्मेंगे जिसमें आप पहले वाले टर्म को एज इट इज रख के दूसरे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें प्लस करेंगे, और दूसरे वाले टर्म को एज इट इज रख के इनटू पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएशन। तो ये आपका प्रोडक्ट रूल कहलाता है, ठीक है। थर्ड आपका है एक कोशेंट रूल। जैसे जैसे नाम है उसी हिसाब से काम भी है अंदर। कोशेंट रूल यानी हम लोग डिवीजन की बात कर रहे होंगे। तो सपोज करिए y जो आपका फंक्शन है वो फंक्शन है x का, जो कि डिवीजन के फॉर्म में रिलेटेड है, u अपॉन v, जैसे मान लीजिए स्क्वायर अपॉन 2 का रिलेशन हो आपका, मतलब है वो x के ही फॉर्म में, हमने अपने यहाँ u और अपॉन v के फॉर्म में लिख दिया है। तो इसको डिफरेंशिएट करने का मतलब dy बाई dx करना है आपको, और y तो आपका u अपॉन v है, मतलब कि आप कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पर जो क्वोशंट रूल लगता है वो क्या होता है, जो आपका न्यूमरेटर है u, सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से इनटू v, फिर माइनस का साइन, डिनोमिनेटर जो है आपका v उसको डिफरेंट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और मल्टीप्लाई करेंगे अपने न्यूमरेटर u से, ठीक है, और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर के स्क्वायर से, v स्क्वायर। ये आपका क्वोशंट रूल है। तो क्वोशंट रूल क्या कहता है कि अगर आपका जो फंक्शन है, जो एक्चुअली में y इज द फंक्शन ऑफ x है, हो सकता है वो कुछ ऐसा हो 2x क्यूब अपॉन 3x, ऐसा कुछ हो, तो आपका जहाँ पे 2x क्यूब आपका u हो जाएगा और 3x आपका v हो जाएगा। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर का सॉरी न्यूमरेटर का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे और इनटू आप इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर अपॉन जो आपका डिनोमिनेटर v है उसका होल स्क्वायर। ये आपका क्वोशंट रूल है। तो ध्यान रखिएगा जहां पर भी आपका डिवीजन से रिलेटेड फंक्शन है तो आप ये वाला क्वोशंट रूल अप्लाई कर रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट रूल है जो हम आप लोग के साथ डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद बेसिक सारे रूल खत्म है, जिसको हम लोग कहते हैं चेन रूल या फिर इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ अ फंक्शन रूल।
इसमें हम ये कहते हैं कि सपोज करिए y जो है वो फंक्शन है किसी वेरिएबल u का और u है फंक्शन किसी वेरिएबल x का। तो मतलब y डायरेक्ट फंक्शन नहीं है x का, y पहले u का फंक्शन है और ये जो u है ये आपका x का फंक्शन है। बट हमें निकालना है dy बाई dx। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, dy बाई dx निकालने के लिए पहले हम ये जो पहला फंक्शन है y इज अ फंक्शन ऑफ u तो डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई du करेंगे, ठीक है। और फिर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे फंक्शन के डिफरेंशिएशन से, यानी du बाई dx। समझ रहे हैं हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने dy बाई du निकाला पहले फंक्शन के लिए और उसको मल्टीप्लाई कर दिया du बाई dx से। ये करके आपको जो मिलेगा वो dy बाई dx कहलाएगा। यानी मान लीजिए y आपका था u रेज टू पावर n और u है आपका सपोज करिए एक्स स्क्वायर। तो अगर हमें dy बाई dx निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे u के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, n इंटू यू रेज टू पावर n माइनस वन, जो हम लोग का बेसिक है, ये वाला लगा दिया मैंने फॉर्मूला, इंटू u बाई dx करना है तो यानी इसका डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा वो 2x, क्योंकि x की पावर 2 थी वो उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। तो चेन रूल बेसिकली कहाँ पर लगा है, जहां पर आपका पूरा फंक्शन जो है किसी चीज का पावर होता है। यानी जैसे मान लीजिए हम आपको एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आपका y का न्यूमेरिकल एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसा कुछ दिया हुआ है 3 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 3। तो यहाँ पे y x का डायरेक्ट फंक्शन है, बट एक्चुअली y x का डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ आपका रेज टू पावर 3 है। जब भी इस तरह का होगा आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा और आप अज्यूम करेंगे कि ये जो अंदर वाला है इसको हम u मान लेते हैं। तो हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं y इज इक्वल टू यू क्यूब, लिख सकते हैं। और फिर हम लोग इस पर चेन रूल लगाएंगे क्योंकि अब u है आपका फंक्शन ऑफ x, जहाँ पे u आपका 3 प्लस 2x स्क्वायर के बराबर है। आप डायरेक्टली ऐसे फंक्शंस को सॉल्व नहीं कर सकते, तो dy बाई dx करेंगे। तो पहले आप u क्यूब का निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 3u स्क्वायर, और इनटू किसका कर रहे हैं हम लोग, u का विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 4x। कांस्टेंट वाला जो डिफरेंशिएशन होता है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता उसका उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। हम लोग उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी बस इतना समझ लीजिए कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, क्योंकि कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होता, रेट ऑफ चेंज उसका जीरो होता है, ठीक है। तो हमें केवल इस टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका 3u स्क्वायर इंटू 4x। अब u स्क्वायर को u को ओपन कर लीजिए, u क्या था आपका, u था आपका 3 प्लस 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये u स्क्वायर था, और इंटू 4x। तो इस फंक्शन का अगर आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो ये आएगा आपका, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 12x 3 प्लस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चेन रूल हमेशा कहाँ लगता है, जहां पे आपको किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है किसी और के रिस्पेक्ट में, बट वो फंक्शन उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डायरेक्ट फंक्शन नहीं है। यानी कि कुछ इस टाइप का है कि पहले y इज द फंक्शन ऑफ समथिंग और फिर वो u जो है वो है फंक्शन x का, और हमें y को x के रिस्पेक्ट में करना है। तो हम पहले y को जिसका वो फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर जो u है वो उसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें जो मिलेगा वो होगा आपका dy बाई dx, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हम लोग डिफरेंशिएशन में डिस्कस करते हैं, बुक्स में आप लोगों को आराम से मिल जाएंगे। आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, थोड़ा सा जिनका नहीं था मैथमेटिक्स वो लोग भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कैसे डिफरेंस, कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन के रूल्स, और फिर हम लोग ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन पे मूव करेंगे, ठीक है। किसी को कोई चीज पूछनी है?
सारा स्लाइड शो कर दें? एक आध तो डिलीट हो गई होगी। ये प्रोडक्ट रूल वाला था। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल वाला है। इसके पहले तो हम लोग वही सब डिस्कस कर रहे थे, डिफरेंशिएशन क्या होता है। नीलेश पूछना है तो आप चैट बॉक्स में पूछ लीजिए। ठीक है, बस यही तक है, बाकी की मैंने डिलीट कर दी 2 स्लाइड। इनके केवल 7 स्लाइड्स मिलती हैं हम लोग को इसमें, तो आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हुआ अगर तो साथ साथ लेते जाया करिए। चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल ये कहता है कि अगर आपको किसी फंक्शन को किसी और फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी कि आपको y को, जैसे मान लीजिए इस केस में हमें y को x के रिस्पेक्ट में करना था, लेकिन y आपका डायरेक्ट फंक्शन नहीं है x का, इनडायरेक्ट फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे उस केस में, जब हमें dy बाई dx निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले y को उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे जिसका वो फंक्शन है। तो y किसका फंक्शन है? u का फंक्शन है। तो आप dy बाई डी करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस फंक्शन के डिफरेंशिएशन से जिसका फंक्शन x है, जिसके लिए हमें एक्चुअली में y को करना है। तो हम u को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो du बाई dx करेंगे और उसको पहले वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये करने पे हमें जो मिलेगा वो आपका dy बाई dx फंक्शन होगा। तो चेन रूल का मतलब एक तरीके से हम लोग चेन बना रहे हैं। अगर यहाँ पर एक और आ जाता सीक्वेंसिंग में, मान लीजिए कि कुछ ऐसा होता, y इज द फंक्शन ऑफ u, फिर u इज द फंक्शन ऑफ सपोज करिए z, एंड z इज द फंक्शन ऑफ x, सपोज करें। तो उस केस में आपका dy बाई dx निकालना होता, अगर आपको dy y को x के रिस्पेक्ट में निकालना होता, तो आप पहले करते dy बाई du, क्योंकि y u का फंक्शन है, मल्टीप्लाई करते du बाई dz से, क्योंकि u z का फंक्शन है, और फिर मल्टीप्लाई करते dz बाई dx से, क्योंकि z x का फंक्शन है। तब जाके आपको dy बाई dx मिलता। तो हम लोग एक तरीके से चेन बनाते जा रहे हैं जब तक कि हमें वो डेरिवेटिव नहीं मिल जाता जो कि हमने लेफ्ट साइड पे लिख रखा है, dy बाई dx। तो हमें जो चाहिए हम उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। तो चेन रूल का यहाँ ये देखता है कि यहाँ पर आपको अल्टीमेटली किसके रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट, और उसी के थ्रू आप चेन बनाते जा रहे हैं। जो जिसका फंक्शन है आप उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके उसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपको dy बाई dx मिल जाएगा। पढ़िएगा इसको थोड़ा सा तो आप लोग को समझ में आएगा। नहीं, हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा क्लियरली आप लोग को आएगा फिर ये समझ में। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास ही ओवर करते हैं।